हमेशा हमें यह बताया जाता है कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी लांघना नहीं चाहिए। जब श्री राम की बात होती है तो उसका मतलब उन मर्यादाओं से होता है जिनका पालन खुद श्री राम ने अपने जीवन भर किया। लेकिन भगवान श्री राम के उसी देश में आज सार्वजनिक जीवन में भी लोग खुलकर अपनी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का अब खुलेआम प्रयोग करने लगे हैं। और अब तो मर्यादाओं को तोड़ना एक फैशन बन गया है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया की कवरेज हो, शिवसेना का कंगना रनौत पर आरोप हो, या फिर उसके जवाब में कंगना की बात हो, या फिर जया बच्चन के आरोप हो, सब में मर्यादाओं और शालीनताओं की लक्ष्मण रेखा को खुलेआम तोड़ा गया है। पिछले 2 महीनों में हमने ये देखा कि देश में जो जितनी बदतमीजी से बात करेगा, जो जितना अभद्र व्यवहार करेगा, उसकी बात को उतना ही ज्यादा सुना जाएगा। और अब ये न्यू नॉर्मल है, नया नॉर्मल है। इसे सबने स्वीकार कर लिया है। न्यूज चैनल के स्टूडियो और राजनीति में तो अब आप बिल्कुल भी सभ्य भाषा की उम्मीद कर नहीं सकते। आज इसी क्रम में भारत में एक और लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, उनकी तारीफ की है और इस सब से भारत का मान बढ़ता है, भारत की इज्जत बढ़ती है। लेकिन हमारे अपने ही देश में कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों ने आज उनके जन्मदिन पर भी प्रधानमंत्री को बद्दुआएं दी हैं और उनका मजाक उड़ाया है, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज हम भाषा और विचारों के इसी गिरते स्तर की बात करेंगे, क्योंकि कबीरदास की सीख लोग अब भूलते जा रहे हैं और कबीर सिंह जैसी फिल्में सुपरहिट हो रही हैं। समाज में संत कबीर और कबीर सिंह के टकराव वाली इस सोच का विश्लेषण आज हम आपके लिए डीएनए में करेंगे। और आज आपको यह तय करना होगा कि आपको संत कबीर की बात अच्छी लगती है या फिर कबीर सिंह की। इस विषय पर आप आज इस हैशटैग के साथ अपने विचार बता सकते हैं। हैशटैग है भाषा की रेखा। आप क्या चाहते हैं, ये भाषा की जो रेखा है इसे तोड़ा जाए या नहीं? इसके अलावा चीन ने अब यह दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और चीन की जिन 2 कंपनियों ने यह वैक्सीन बनाने की बात कही है वो दोनों ही पहले विवादों में रह चुकी हैं। जब हमने इन कंपनियों की जांच की तो यह पाया कि इन दोनों कंपनियों पर रिश्वत देकर दवा के लाइसेंस पाने से लेकर खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने तक के आरोप लग चुके हैं। चीन की यह वैक्सीन अभी बनी भी नहीं है, लेकिन चीन अभी से इस वैक्सीन को दुनिया भर के गरीब देशों को बेचकर कमाई करने में जुट गया है। साथ ही उस वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसके कारण दुनिया भर के अमीर देशों में इस वैक्सीन को बनाने की होड़ लगी हुई है। और डीएनए के आखिर में हम आपको एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाले हैं। मलेशिया में एक बंदर ने एक आदमी से उसका फोन छीन लिया। बाद में जब यह फोन मिला तो पता चला कि बंदर ने इस फोन से अपनी सेल्फी ले ली थी। एक बंदर की यह सेल्फी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और यह तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक बंदर ने खुद एक स्मार्टफोन से अपनी सेल्फी कैसे ली। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने आज सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में करेबा इलाके में हाईवे के पास 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। एक पानी के टैंक में 125 ग्राम वजन के 416 पैकेट विस्फोटक छिपा कर रखे थे। सेना को एक दूसरे टैंक में 50 डेटोनेटर भी मिले। जिस जगह विस्फोटक बरामद किए गए वो पुलवामा हमले की जगह से 9 किलोमीटर दूर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस मामले में एनआईए ने कुछ दिन पहले चार्जशीट भी दायर की। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की कथनी और करनी में बेहद फर्क है। आज राज्यसभा में चीन से तनाव पर बयान में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एनएसए अजीत डोवल ने हिस्सा लिया। वर्चुअल मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल और चीन के एनएसए यांग जिएची का आमना सामना हुआ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने नई साजिश की। चीन भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने चला रहा है। लेह लद्दाख में 2 दिन पहले एलएसी पर बोफोर्स तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपमानजनक टिप्पणी की। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया,
किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं। किसान की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं। कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं। कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये हैं मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसीलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं। अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रणदीप जी सुरजेवाला का खुद का आधार तो हरियाणा में है नहीं। जबरदस्ती कोई भी बात करके राजनीति को हल्का करने की कोशिश करते हैं। दिवालिया राजनीतिक दल है। जनता ने भी इसको दिवालिया घोषित कर दिया है और अब बुद्धि से भी नेतृत्व पूरी तरह दिवालिया हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए। पूरे देश में उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने वेबसाइट और ई बुक भी लॉन्च की है। वो दूसरे की तुलना में काम नहीं करते। उन्होंने खुद की राजनीति की एक लंबी लाइन तैयार की, लंबी लाइन खींची, तो दूसरा कंपटीशन में है ही नहीं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हिंदी में बधाई देते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के मुद्दे पर लगातार संवाद करने पर जोर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भूटान नरेश ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। किसानों से जुड़े 3 बिल के विरोध में एनडीए में फूट पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं किसान विरोधी अध्यादेश और बिल के विरोध में इस्तीफा दे रही हूं और मुझे अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री थी। इससे पहले अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने भी संसद में सरकार का विरोध किया था। किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून से पंजाब सरकार की 50 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत के वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चला है कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां खर्च किया। जी न्यूज के पास मौजूद इन बैंक डिटेल्स के मुताबिक 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी, जिसमें 40,000 का ब्यौरा दिया गया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री पर ड्रग्स लेने का भी शक है। रिया और दीपेश साहा ने एनसीबी की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया है। बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने जी न्यूज से खास बातचीत की और इस मामले की जांच दिशा साल्यान की मौत के एंगल से करने की मांग की। सुशांत के करीबी थे, मतलब रिया हो, उसकी फैमिली हो, सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। फिर इस तरफ जो इंसान दिशा का सबसे करीबी था, जो उसके साथ शादी करने वाला था, और आज वो ही गायब है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से जल्दी सीबीआई ने रोहन राय का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार हुए शर्जील उस्मानी ने जमानत मिलने के बाद फिर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के बयान का अयोध्या के संत समाज ने विरोध किया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिमों को अब सड़कों पर उतरना होगा, हिंदुत्व को हराना होगा। शर्जील के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। के लिए 1000 पीढ़ियां उतर जाएंगी तब भी ये बाबरी का निर्माण संभव नहीं है। अब जो है हिंदू जागृत हो चुका है। लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग से वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भड़काऊ बयान देने के मामले में तो स्वाभाविक तौर पर मुकदमा होगा और ये जेल काटेंगे। संत कबीरदास ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी मीठी वाणी बोलिए, ऐसे बोलिए
कि उसमें कोई अहंकार ना हो और मन जो है वो उसको सुनकर झूम जाए। और ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को शीतल करे, दूसरों को शीतलता मिलती हो, जिससे दूसरों को शांति मिलती हो और जिससे आपका मन भी शीतल हो जाए, आपका मन भी शांत हो जाए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन खुश हो जाए और जिसे दूसरों को सुनकर शीतलता मिलती हो। अब आप अपने आप से पूछिए कि आखिरी बार आपने ऐसे किस व्यक्ति से बात की थी, आखिरी बार आपने अपने टेलीविजन पर, रेडियो पर, अखबार में कौन सी ऐसी बात पढ़ी थी जिसे पढ़ने के बाद आपके दिल को बड़ा आराम मिला हो, आपके मन को शीतलता पहुंची हो। किसने आपसे कभी कोई ऐसे वाक्य कहे जिससे आपको बहुत शीतलता मिली हो। अपने परिवारों में हम बचपन से ही ऐसी ही सीख के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन लगता है कि आज हमारा समाज संत कबीरदास की इस सीख को बिल्कुल भूल चुका है। किसी का बिना कारण अपमान करना, उसे बात बात पर नीचा दिखाना, यह आजकल हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, और वो भी अभद्र भाषा में। संत कबीरदास के नाम पर राजनीति करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम पर वोट मांगने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ये कहने वाले भी लोग बहुत हैं कि संत कबीरदास की जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए या फिर उनके नाम का कोई मंदिर बनना चाहिए या कोई और स्मारक बनना चाहिए। ये सब मांग बहुत होती रहती है, लेकिन संत कबीर की ये सीख किसी को याद नहीं। 15वीं शताब्दी में पैदा हुए संत कबीरदास काशी में रहा करते थे। वो एक ऐसे कवि थे जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते थे। उनके दोहे आज भी लोगों को जीवन से जुड़े हुए बहुत गहरे संदेश देते हैं। कबीरदास सही मायने में धर्मनिरपेक्ष थे, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की बुरी बातों के खिलाफ खुलकर लिखते थे। पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कबीर सिंह। इस फिल्म में मुख्य भूमिका शाहिद कपूर ने निभाई थी। कबीर सिंह एक मेडिकल स्टूडेंट की कहानी है जो शराब पीता है और बहुत लड़कियों के साथ रिश्ते भी रखता है। फिल्म में आक्रामक आचरण और अभद्र भाषा की भरमार थी और ये एक तरह से इमोशनल वायलेंस की कहानी थी। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई थी जो शायद हमारे समाज को स्वीकार ना हो, लेकिन ये कहकर बताई गई थी कि यही आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत का युवा भी यही है। ये फिल्म देश में बहुत पसंद की गई, खास तौर पर युवाओं में ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई। फिल्म के रिलीज के पहले सप्ताह के अंदर ही इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी और ये 2019 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। यही कारण है कि हम आज ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा समाज संत कबीरदास को छोड़कर कबीर सिंह वाली शैली को अब पसंद करने लगा है। सार्वजनिक जीवन के संवाद में आज कबीर सिंह वाली छाप आपको चारों तरफ नजर आएगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्हें दुनिया के हर बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने शुभकामना संदेश भेजे हैं, लेकिन अपने देश में विपक्ष उन्हें अभद्र और अमर्यादित भाषा में संबोधित कर रहा है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े नेता जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बधाई संदेश भेजते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो इससे भारत की इज्जत बढ़ती है। भारत के लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अपने ही देश में जब प्रधानमंत्री के बारे में, अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में लोग अभद्र बातें लिखते हैं, उसे आप किस तरह से देखेंगे? ऐसी ही बेलगाम डायलॉग डिलीवरी आजकल चारों तरफ चल रही है। आपको याद होगा जया बच्चन जैसी कोई नेता संसद में खड़े होकर जब बोलती हैं कि ड्रग्स के खिलाफ बोलने वाले जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, तो उनकी इस बात पर भी कबीर सिंह की ये शैली साफ दिखती है। सिर्फ राजनीति ही क्यों, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहने वाले दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं की बातें भी उसी कबीर सिंह के जैसी हैं जिसकी बातों में नफरत ही नफरत दिखाई देती है। आपने चारों तरफ अपने देखा होगा, आजकल पिछले कई महीनों से आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कवरेज न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं। आप शिवसेना के आरोप देख रहे हैं जो उन्होंने कंगना रनौत पर लगाए। फिर कंगना रनौत ने किस भाषा में जवाब दिया, वो भाषा भी आपने देख ली। आप राजनीति में लोग क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे भाषा की रेखा के बारे में। भाषा की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए? भारत को हमेशा से एक संस्कारी देश कहा जाता है, लेकिन भारत के संस्कारों को क्या हो गया है? अभद्र भाषा अब न्यू नॉर्मल हो गया है। जो जितना अभद्र भाषा बोलता है उसे उतने ही ज्यादा लोग सुनते हैं, उसकी बात उतनी ही सुनी जाती है, या ये कह लीजिए कि उसकी बात का जो इंपैक्ट होता है, असर होता है, वो उतना ही ज्यादा माना जाता है जब वो जितने ऊंचे स्वर में बात करता है
और जितने बदतमीजी से बात करता है उसे तुरंत पब्लिसिटी मिलती है। जो न्यूज चैनल अभद्र भाषा में खबरें दिखाते हैं उन्हें ज्यादा टीआरपी मिलती है, उनके दर्शकों की संख्या रातों रात बढ़ भी जाती है। फिर जो लोग इस अभद्र भाषा में बात करते हैं वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर सबसे पहले उनके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, उन्हें स्टूडियो में बुलाया जाता है और उन्हें एक सेलिब्रिटी का स्टेटस तुरंत मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अभद्र भाषा में कोई ऐसी टिप्पणी की होती है जो कि गलत होती है। सार्वजनिक जीवन में संवाद ही एक मर्यादा होती है, लेकिन अब रोज भाषाई लक्ष्मण रेखाएं लांघने के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आज हम भाषा के स्तर पर नीचे गिरने के इन्हीं कीर्तिमानों का विश्लेषण करेंगे। संत कबीर से कबीर सिंह के इसी टकराव का विश्लेषण करेंगे। सार्वजनिक जीवन में मर्यादाओं के इस संकट के विषय पर आप हैशटैग भाषा की रेखा पर आज अपने विचार बता सकते हैं, क्योंकि डीएनए एक पारिवारिक शो है और आप अपने परिवार के साथ हमें देख रहे होंगे। और बहुत सारे परिवार इस देश में ऐसे हैं, लाखों करोड़ों, जिन्हें जिस तरह की भाषा आजकल प्रयोग हो रही है, जिस तरह का स्तर आजकल गिरता जा रहा है, उससे उन्हें काफी परेशानी हो रही होगी और वो नहीं चाहते होंगे कि समाज का स्तर लगातार गिरता चला जाए। इसलिए आज आप अपनी बात खुलकर जी न्यूज के माध्यम से रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज कैसे ये जो स्तर है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसे तोड़ दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आज देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को आज तोड़ दिया, जबकि पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन किसी इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट की तरह मनाया गया हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन कुछ इसी अंदाज में पूरी दुनिया में मनाया गया। इस मौके पर दिन भर उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिलती रहीं। कई बड़े देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए निजी बधाई संदेश भेजे। इन संदेशों में शुभकामनाओं के साथ डिप्लोमेसी की बातें थीं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ थी। सबसे खास था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का शुभकामना संदेश, जो उन्होंने हिंदी में लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलेंगे। चीन से भारत के रिश्तों में तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत में काफी नजदीकी आई है। भारत ने चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसे क्वाड कहा जाता है। उस दृष्टिकोण से भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का यह मैसेज बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा और वो भी उन्होंने हिंदी में लिखा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और लिखा, आपके नेतृत्व में भारत सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी तीनों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर बधाई दी और उनसे जल्द मिलने की इच्छा जताई। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने चिट्ठी लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रिय नरेंद्र कहकर उन्होंने संबोधन किया और इस पत्र में एंगेला मर्केल ने कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग की बात लिखी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी बधाई दी है और इसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई है। इसी तरह श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शुभकामना संदेश भेजा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को माय गुड फ्रेंड कहकर संबोधित किया है, मेरे प्रिय मित्र। देश में भी आज आम लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुए। कई लोगों ने तरह तरह की कलाकृतियां बनाकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक खास तस्वीर आज हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। उड़ीसा में पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समंदर के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 फीट ऊंची एक कलाकृति बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। संदेश नाम के एक व्यक्ति ने पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाकर ट्विटर पर पोस्ट की। प्रधानमंत्री ने उन्हें इस अनोखी कलाकृति के लिए धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री को मिलने वाला यह सम्मान एक देश के तौर पर हम सभी के लिए गर्व की बात है। अब आप सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई के संदेश भेजे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जिससे भारत के लोगों को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। सभी के लिए गर्व की बात है।
लेकिन अपने ही देश में कांग्रेस ने बधाई देने का जो तरीका आज निकाला वो बहुत हैरान करने वाला है। जन्मदिन का ऐसा मौका होता है जब हम अपने विरोधियों को भी बधाई देना नहीं भूलते, कम से कम जन्मदिन के दिन उनकी आलोचना भी नहीं करते। अगर दुश्मनी ज्यादा हो तो हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम कुछ भी ना कहें और उनके जन्मदिन को एक तरीके से इग्नोर कर दें, लेकिन चुप रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके को उन्हें एक नया अपशब्द कहने के लिए चुना। यह अपशब्द कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रयोग किया है। रणदीप सुरजेवाला ने एक कहावत का सहारा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह कहावत शोभा नहीं देती। इस ट्वीट में सुरजेवाला किसानों की आय और कोरोना वायरस के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर यह उनका काम भी है, लेकिन ट्वीट के आखिरी लाइन में उन्होंने जो कुछ लिखा उससे पूरा संदर्भ बदल गया। इसे पढ़कर नहीं लगता कि कांग्रेस की चिंता किसानों या कोरोना वायरस को लेकर है। वो इसके बहाने देश के प्रधानमंत्री से अपनी कोई निजी नाराजगी शायद निकालना चाहती है, ऐसा लगता है। ये मामला सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देने का नहीं है, अपशब्द कहने का नहीं है। दरअसल ये भारतीय राजनीति के एक और पतन का लक्षण है। राजनीति में विरोधियों के बीच कड़वी भाषा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जन्मदिन जैसे मौकों पर ऐसी भाषा पहले कभी प्रयोग नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज राजनीति के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। रणदीप जी सुरजेवाला का खुद का आधार तो हरियाणा में है नहीं। जबरदस्ती कोई भी बात करके राजनीति को हल्का करने की कोशिश करते हैं। मैं इस प्रकार के उनके बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। कांग्रेस का सांस्कृतिक परंपराओं से, भारतीय परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुल मिला के दिवालिया राजनीतिक दल है। जनता ने भी इसको दिवालिया घोषित कर दिया है और अब बुद्धि से भी नेतृत्व पूरी तरह दिवालिया हो गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए जिस कहावत का इस्तेमाल किया है उसकी सच्चाई दिखाने के लिए हम आपको आज एक आंकड़ा जरूर दिखाना चाहेंगे। यहां यह जानना आपके लिए जरूरी है कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच की लड़ाई राजनीतिक होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल में एक मौका जरूर मिलता है ये बताने का कि देश की जनता उन्हें कितना समर्थन करती है, उन्हें कितना प्यार करती है। और ये 5 साल में मौका कांग्रेस पार्टी को भी मिला, 2019 में भी मिला, 2014 में भी मिला। इस देश में पिछले साल ही चुनाव होकर हटे हैं। 2019 में सिर्फ लगभग आप मान लीजिए 1 साल से जरा ऊपर हुआ है चुनाव हुए, और उस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी बहुमत के साथ 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ इस देश के लोगों द्वारा चुनकर सत्ता में आई है। जब इस देश के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, इतनी सीटें दे दी, उसके बावजूद 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये कहने लगी कि ये तो देश के साथ धोखा हो गया। ये बात कांग्रेस पार्टी या देश के जो विपक्षी दल हैं चुनाव में क्यों नहीं कहते, ये ताकत चुनाव में क्यों नहीं दिखाते। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, ये सारे आरोप लगाने के बावजूद। ये संख्या इतनी कम थी कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का औपचारिक दर्जा भी तब नहीं मिल पाया था। फिर पिछले साल जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चुनाव में 44 और एक चुनाव में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी आज कितनी बेचैन है, और वो चुनावी मैदान में प्रदर्शन करने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ना चाहती है, सोशल मीडिया पर वो दुष्प्रचार करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर, फेसबुक, नमो ऐप और उनकी वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर पूरी दुनिया से 50 लाख से ज्यादा बधाई संदेश आज मिले हैं। पूरे सोशल मीडिया पर मिलाकर 50 लाख से ज्यादा, और अब तक वो ट्विटर पर अकेले 120 से ज्यादा संदेशों को जवाब भी दे चुके हैं। जिन लोगों को उन्होंने जवाब दिए हैं वो बड़े लोग भी हैं, लेकिन उनमें आम लोग भी हैं। ऐसे लोगों को भी उन्होंने जवाब दिए हैं जिनके शायद 50, 100, 200 फॉलोअर्स रहे होंगे, और वो आम लोग हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटीज नहीं है, नीले टिक वाले वेरीफाइड अकाउंट वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज जवाब दिया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन इन राष्ट्र प्रमुखों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम नहीं है। उन्होंने आज बधाई नहीं दी। चीन लगातार LAC पर तनाव कम करने की बात कर रहा है।
आज अगर शी जिनपिंग चाहते तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेजकर दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसी साल 15 जून को शी जिनपिंग का जन्मदिन था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं का संदेश नहीं भेजा था। आपको याद होगा 15 जून को ही उसी दिन लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक ताकत उस देश का नेतृत्व करने वाले नेता पर निर्भर करती है। डीएनए में हमने आपको पहले भी बताया कि भारत की विदेश नीति अब बदल रही है, यानी विदेश नीति के मामले में भारत ने अपनी गजराज वाली इमेज को छोड़कर आक्रामक शेर वाली नीति को अपना लिया है और इन बदलावों के केंद्र में खुद प्रधानमंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए आज उनका दिन है। आज एक नजर डालने का दिन है कि उनमें ऐसा क्या खास है जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों में नहीं था। उनमें ऐसा क्या खास है कि आज दुनिया के बड़े बड़े नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दूसरे राष्ट्र प्रमुखों या राष्ट्र अध्यक्षों के साथ अपने निजी संबंध बनाकर रखते हैं। आज दो देशों के बीच संबंध कूटनीति से ज्यादा निजी हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सीधे भारत से जुड़ी हुई है। मोदी की पहचान करिश्माई नेता की है, इसी कारण आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है। मोदी की छवि आज दुनिया के देशों के बीच मध्यस्थता कर सकने वाले एक बड़े नेता की बन चुकी है। ये कुछ खास बातें हैं। दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी को बड़े फैसले लेने वाले नेता के तौर पर देखती है। चीन से कड़ा रुख अपनाया जो उन्होंने, वो पूरी दुनिया में आज देखा जा रहा है। मोदी हमेशा अपने बड़े लक्ष्य रखते हैं। धारा 370 हटाने या जीएसटी लागू करने जैसे लक्ष्य रखे और उन्होंने पूरा भी किया। पिछले 6 वर्षों में मैंने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में उनके घर पर जाकर उनसे बातचीत। इस लोकसभा चुनाव में, यानी जो पिछले साल का लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी के विरोधी उनकी हार की भविष्यवाणियां कर रहे थे। आपको भी याद होगा 2019 के चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि इस बार तो बीजेपी बुरी तरह हारेगी, नरेंद्र मोदी बुरी तरह हारेंगे और गठबंधन सरकार भी बड़ी मुश्किल से बनेगी, ये कहा जा रहा था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों की इस भविष्यवाणी को लेकर तब क्या कहा था, पहले आप सवाल सुनिए। जब उनसे हमने इंटरव्यू किया था, 1-2 बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए गया तो वो दिन भर चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने हमें शाम का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं दिन में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहूंगा, आप शाम को आइए। वो दिन भर सुबह 6 बजे से निकले हुए चुनाव प्रचार करने के बाद रात में करीब 8 बजे हमसे मिले, सीधे गाड़ी से उतरे और गाड़ी से सीधे उतरते ही सीधे हमारे पास आ गए और उस वक्त भी थकान का कोई नामो निशान नहीं था। फ्रेश दिख रहे थे, मूड बिल्कुल ठीक था, प्रसन्न चित्त थे और तमाम तरह के सवालों को सुनने के लिए तैयार थे और आप उनसे उस समय कुछ भी पूछ सकते थे और उन्होंने हर सवाल को, चाहे वो कड़वा सवाल हो या मीठा सवाल हो, सबको ध्यान से सुना और बहुत ध्यान से सोच समझकर शालीनता के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तो जब वो आए सीधे गाड़ी से उतरकर, सबसे पहले मैंने उनसे क्या पूछा ये आप देखिए। सर नमस्कार। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। और जी के दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जी के जो करोड़ों दर्शक हैं देश और विदेश में, वो आपको जी न्यूज पर देखना चाहते थे बहुत लंबे समय से। 2018 में आपने हमें एक इंटरव्यू दिया था और आज आपने फिर से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जब आप चुनाव प्रचार में गए हुए थे बाहर, तो हम लोग तो थोड़ा पहले आ गए थे यहाँ। हाँ। तो सारे लोग बाहर पूरे देश में एक ही सवाल पूछते हैं कि चुनाव के बाद कौन आ रहा है, और आपके विरोधी ये सपना देख रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक कर रहे हैं। तो हम भी जब आए तो हम देख रहे थे कि शायद आपने कुछ पैकिंग वगैरह शुरू की, बोरिया बिस्तर आपका कहीं पैक होते हुए हमें दिख जाए। तो पहला सवाल यही है कि पैकिंग आपने शुरू की या अभी आप यहीं रहेंगे? और हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन का एजेंडा भी अपना अगली सरकार का तैयार कर लिया है। विरोधी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उनको सपने देखने का पूरा हक है और अपने ख्वाबों में वो खोए रहे हैं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूं, कई राज्यों में अनेक बार जा चुका हूं।
और एक प्रकार से मैं कहूँ तो पिछले 5 साल में दफ्तर में कैद नहीं था। मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैं जनता में था जी। शायद ही कोई फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा होगा कि मैंने हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने जा करके जनता के बीच समय बिताया ना हो। तो एक प्रकार से मैं जीवंत संपर्क वाला व्यक्ति हूँ और उस सारे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ जी कि देश की जनता मजबूत सरकार चाहती है जी। देश की जनता निर्णायक सरकार चाहती है। मई 2019 का इंटरव्यू है। कोई नहीं जानता था कि चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, लेकिन उस दिन भी मई में आप देखिए वो कितने आश्वस्त नजर आ रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जैसे इन्हें पहले से पता है कि वो जीतने ही वाले हैं। जनता की नब्ज उन्हें पढ़ना अच्छी तरह से आता है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी देश की जनता को समझना बहुत जरूरी होता है। जनता की नब्ज को समझना जरूरी होता है और जब कोई नेता जनता को समझ लेता है तो उस देश के डीएनए को भी अच्छी तरह से समझ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जनता से संवाद स्थापित करने के लिए नए नए तरीके हमेशा अपनाते रहते हैं, चाहे वो रेडियो पर मन की बात हो या फिर ट्विटर के जरिए आम जनता से जुड़ने का रास्ता ढूंढना हो। जनता के मन की बात को समझ लेने की उनकी खूबी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अलग बना देती है। उनका जो संचार का जो तरीका है, संवाद करने का तरीका है, वो बहुत अलग है। आप खुद सोचिए, इससे पहले कितने लोगों ने यह सोचा होगा कि प्रधानमंत्री भी रेडियो का कोई शो कर सकते हैं। आज तक रिकॉर्ड किए गए सभी इंटरव्यूज में मैंने हर मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे हैं और प्रधानमंत्री ने कभी ना तो कोई सवाल पूछने से रोका और ना ही कभी कोई ऐसा मौका आया जब मुझे अपने सवालों के जवाब न मिले हों। हालांकि एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों ने आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के अपने अनुभवों के बारे में बताया है और इसमें कई डिजाइनर पत्रकारों ने अपनी पक्षपातपूर्ण राय भी रखी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन्हें सुनकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, यानी जब उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और ट्विटर पर उनके बारे में नेगेटिव ट्रेंड चलाए जाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। जैसे आज अगर आप देखें तो आज बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस देश में ही ऐसे लोग भी हैं जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं, उन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो सब कुछ होते हुए देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, ये बात मैंने उनसे पूछी थी। आपने कहा कि आप भी हम लोगों की तरह ही हैं और आप आम इंसान की तरह जीते हैं और आपका मन भी आम इंसान जैसा ही है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ इस दौरान, इस चुनाव प्रचार में तो बहुत हुआ, पहले भी हुआ। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी, लेकिन आप क्योंकि आम इंसान हैं, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से पीता आया। लेकिन आप सीमा जब छोड़ देते हो तो आज मैंने पहली बार जी कुरुक्षेत्र की मेरी पब्लिक मीटिंग में क्या क्या मेरे लिए कहा गया उसका एक लिस्टिंग किया है। और मैं चाहूंगा कि जी टीवी जो मैंने पब्लिक में कहा है उसको बार बार, यहाँ का टीवी हो, आपका बंगाल का टीवी हो या उड़ीसा का टीवी हो, चुनाव जहाँ है चुनाव नहीं है, अगर दिखाएंगे तो देश को पता चलेगा कि एक इंसान के साथ कैसा जुल्म किया जाता है। हम राजनीति में न होते तो भी हमारा तो अनुभव है जी। हम जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं, हम जिस गरीबी से निकलते हैं, हम जिस पिछड़ेपन से निकलते हैं, तो हमने डगर डगर अपमान सहे हैं जी। अपमान सहते सहते ही निकले। ये बड़े लोग हमको डांटते हैं जी, हमने तो वो भी जिंदगी देखी है जी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे तो कोई भी हमें डांट देता था जी, क्योंकि हमने हमेशा माना सब बड़े लोग हैं। आज भी हमको सब लोग डांटते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे भले भले हुए शब्द कहते हैं,
अब हम बचपन से इसी को हमारा मान के चलते हुए, हमारा जन्म ही इस प्रकार से गरीबी में हुआ है, पिछड़ों में हुआ है। तो ये बड़े बड़े लोग हुए, नामदार है, उनके जहन में ही भरा हुआ है कि ये बाकी लोग तो तुच्छ है। तो मुझे जो गालियां पड़ती है उसका मूल कारण वो मानसिकता है। हमारे देश में अभद्र भाषा अब एक फैशन बन गया है। लोगों को अभद्र भाषा बोलने में अच्छा लगता है, वही उनका स्तर है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी ही भाषा सुनना भी चाहते हैं। अभद्र भाषा अब एक फैशन है, एक नया नॉर्मल बन गया है। अब मैं आपको 2018 में मैंने इससे यानी 2019 से एक साल पहले 2018 में भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन आप आज खुद देखिए कि उन्होंने हमसे ही अकेले कितनी बार बात की है और बाकी लोगों से भी वो अक्सर बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में एक फैशन है, वो ये कि आप प्रधानमंत्री से कोई पॉजिटिव सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपने प्रधानमंत्री से कोई पॉजिटिव सवाल पूछ लिया, अगर सकारात्मकता को लेकर कोई सवाल पूछ लिया, तो आप पर आरोप लगते चले जाएंगे। पूछने वाले पर भी आरोप लगेंगे और इंटरव्यू देने वाले पर भी आरोप लगेंगे। अब आपको एक ऐसा सवाल दिखा रहा हूं जो मैंने पूछा था, लेकिन हम पर कई आरोप लगे और यह कहा गया कि यह सवाल अच्छा नहीं था, यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन हमारा तर्क यह है, क्या पूरा देश ये जानना नहीं चाहता कि एक देश का प्रधानमंत्री जो 70 साल की उम्र में भी आज भी दिन में 18 घंटे काम करता है, कैसे कर पाता है? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 70 साल की उम्र में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, 365 दिन लगातार नॉन स्टॉप काम करता रहता है, वो ये कैसे कर पाता है? क्योंकि आज आप में से जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 7 दिन बिना रुके 18 घंटे एक दिन में काम करते होंगे। तो जाहिर है मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मेरी ट्रोलिंग भी बहुत हुई इस सवाल को लेकर, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल भी सुनिए और उनका जवाब भी सुनिए। 2018 का इंटरव्यू है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज में आप अपनी रात बिताते हैं। तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, और ईश्वर ने जितना समय दिया है उसका सर्वाधिक उपयोग देशवासियों के लिए होना चाहिए। और हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं कि शरीर का कण कण और समय का पल पल देश के लिए खपना चाहिए। तो बचपन से जो संस्कार मिले हैं, जो आदतें लगी हैं, ये बात सही है कि मैं जिस प्रकार से काम करता हूं वो कोई अच्छा नहीं है। मेरे डॉक्टर मित्र भी मुझे मना करते हैं, और कभी कभी मुझे अच्छे मित्र भी कहते हैं कि कुछ समय सोचने के लिए भी खाली रखना चाहिए। अब पता नहीं, मुझे वो आदत आती नहीं मुझे मैं बिना काम रह नहीं सकता। अपने लिए जीने का कभी स्वभाव नहीं बना, कार्य के लिए समर्पित रहता हूं, जब जो काम मिले वो जी जान से करता रहता हूं। बस आप लोग देश की दुआएं मेरे साथ हैं, शायद एनर्जी का कारण भी देश की दुआएं हैं, देश के आशीर्वाद हैं। और कभी किसी गरीब की जिंदगी में बदलाव देखता हूं, लगता है कि यार अच्छा हुआ उसका, तो लगता है तो और ज्यादा दौड़ो और ज्यादा मेहनत करो। तो जब किसी की आंख में संतोष देखता हूं तो वो मुझे ताकत देता है, और मेरा ये काम है, मुझे करते रहना चाहिए। और मैं देशवासियों को कहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इससे भी ज्यादा काम करूं, इससे अधिक लगन से करूं, अधिक ताकत से करूं, अधिक समय लगाऊं, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये बात कही कि जो उनके बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं
वो एक एजेंडा उनके दिमाग में रहता है और वो पूर्व ग्रसित विचारों से की वजह से ऐसा करते हैं। अब अगर ये सवाल प्रधानमंत्री से कर लिया और प्रधानमंत्री ने अपने बारे में ये सब बातें बताई, तो मुझे लगता है देश के आम लोगों को ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी होंगी। लेकिन इस देश में ऐसे पत्रकार भी हैं जो विपक्षी दलों के नेताओं से, कांग्रेस अध्यक्षा से ये पूछते हैं कि उनकी रसोई में क्या बनता है, ये पूछते हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, ये पूछते हैं कि वो अपने घर में जब रहती हैं तो क्या काम करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं। उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती और ये सब कुछ ये देश वर्षों तक, दशकों तक सहता चला आ रहा है। अब आपको वर्ष 2014 का एक इंटरव्यू दिखाते हैं। ये इंटरव्यू तब का है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव के नतीजे आए नहीं थे और गांधीनगर में उनके घर जाकर मैंने ये इंटरव्यू तब उनका किया था। और उस समय 2014 में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था और परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री बनने से पहले इन सवालों के जवाब में उन्होंने तब क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। फ्लैशबैक में आपको एक बार लेकर जा रहे हैं। आपको कभी मोदी जी ऐसा लगता है, आपने खुद एक बार अपने भाषण में कहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो किसके लिए करूंगा? क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप परिवारवाद से ऊपर हैं, परिवार से ऊपर हैं, ये एक चीज आपके पक्ष में जाती है और आपके जो विरोधी हैं उन पर परिवारवाद के लगातार वंशवाद के आरोप लग रहे हैं? मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूं कि जिनका भरा भला परिवार होने के बाद भी भ्रष्टाचार के पाप में नहीं पड़े। इसलिए परिवार को दोषित देना ठीक नहीं है जी। मेरा जो कहने का तत्पर्य था वो हमारे देश में एक कहावत के रूप में कहा जाता है, उसमें अर्थ में। लेकिन इस देश के मीडिया को फुर्सत नहीं है। हिंदुस्तान के मीडिया के और खासकर के न्यूज ट्रेडरों ने ये बना दिया है कि सारे राजनेता चोर हैं और उससे कारण देश में निराशा फैली है। अगर हम गंदगी फैलाते रहेंगे तो देश में निराशा फैलेगी जी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मोदी का परिवार कैसे रहता है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी मां आज भी 8x8 के कमरे में रहती है, 5 रुपये 7 रुपये का हवाई चप्पल पहनती है और उसको जीवन का संतोष है। ये मेरे संस्कार है, ये मेरा गर्व है। लेकिन कोई अगर दिन रात यही बातें करता रहे और कोई हमारे वाक्य को इधर उधर करके कुछ भी लफ्जबाजी करते रहे, इससे क्या देश का भला होगा क्या? तो आज हमने आपको 2014 का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया, 2018 का दिखाया, 2019 का दिखाया और आज क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है इसलिए आपको एक बार फिर से उन्हें करीब से जानने का एक मौका हम दे रहे हैं। जीवन में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघने का जो दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपको दिल्ली दंगों में देखने को मिलता है। उसके बारे में आज हम आपको बहुत खास बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमने आपके सामने संत कबीरदास और कबीर सिंह की एक तुलना करने की कोशिश की है। ये एक विचार है, ये एक तुलना है। आप सोचिएगा, ये देश है संत कबीरदास का, लेकिन ये देश है कबीर सिंह का भी और अब जमाना आ गया है कबीर सिंह का। देश के लोगों को अब यह तय करना है कि हमें जो विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में जो कुछ मिला है, हमें शालीनता मिली है, हमें मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा मिली है, क्या हम उसमें रहना चाहते हैं? क्या आज भी हमें यह लक्ष्मण रेखा पसंद है? क्या हम चाहेंगे कि इस लक्ष्मण रेखा को हम ना लांघें, इसे ना तोड़ें, या फिर हमें कबीर सिंह वाला लाइफस्टाइल ही पसंद है, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं? चारों तरफ, अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसको कहते हैं टॉक्सिक। आजकल चारों तरफ एक टॉक्सिक माहौल है। एक तो कोविड-19 वैसे ही चल रहा है, उससे चारों तरफ आपने देखा होगा नकारात्मकता का माहौल है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाने का स्टाइल बदला है, जिस तरीके से भाषा का स्तर नीचे गिरा है, जिस तरीके से एक दूसरे का अपमान करने की एक नई शैली चली है, जिस तरीके से अपने ही देश को नीचा करने की एक नई राजनीति चली है, उसके बारे में देश की पॉलिटिकल पार्टी तो शायद अब नहीं सोचेंगी, देश के नेता भी शायद नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें मीडिया में और ज्यादा जगह मिलेगी, मीडिया अटेंशन मिलेगी, वो ट्रेंड करेंगे, सोशल मीडिया में भी उन्हीं के बारे में बात होगी। जो लोग बदतमीजी करते हैं, जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी ये जानते हैं कि जितनी ज्यादा
ऊंचे स्वर में बात होगी, बदतमीजी होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, उतनी ही ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और ये जो जमाना है ये पब्लिसिटी का जमाना है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है देश के लोगों की कीमत पर, आपकी कीमत पर ये सब हो रहा है। और ये सब ये कहकर हो रहा है कि देश के लोगों को यही पसंद है, देश के लोग यही देखना चाहते हैं, देश के लोग यही सुनना चाहते हैं, और देश के लोग खुद भी ऐसे ही हैं। इसलिए आज आपको ये तय करना है कि आप किस स्तर की राजनीति देखना चाहते हैं, किस स्तर की न्यूज देखना चाहते हैं, किस स्तर की फिल्में देखना चाहते हैं, एक दूसरे से किस स्तर का संवाद करना चाहते हैं। अगर एक दूसरे से मतभेद भी हैं, एक दूसरे से आपकी शत्रुता भी है, तो वो शत्रुता किस हद तक करना चाहते हैं और उस शत्रुता में भी किस स्तर तक आप गिरना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल आज आप सबके मन में हम छोड़कर जा रहे हैं। आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अब दिल्ली के दंगों की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साल फरवरी में दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में हुए दंगों के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इन दंगों में कुल 53 लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 10,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इनमें खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और शफूरा जरगर के नाम भी शामिल हैं। इन सभी पर UAPA एक्ट के अलावा आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इन 15 नामों में JNU के एक पूर्व छात्र उमर खालिद और एक मौजूदा छात्र शर्जील उस्मानी की भूमिका के बारे में भी लिखा है। हालांकि जिन 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद के नाम नहीं है। माना जा रहा है कि इनके लिए पुलिस अलग से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन आज हम खास तौर पर शर्जील इमाम के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि JNU का छात्र है। लेकिन उसके आदर्श कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस छात्र का जो आदर्श है वो है बाबर और मोहम्मद अली जिन्ना। बाबर ने क्या किया था हमारे देश में आप सब जानते हैं, और जिन्ना ने क्या किया था ये भी आप जानते हैं। और ये दोनों JNU, भारत की राजधानी दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय JNU में पढ़ने वाले छात्र के आदर्श हैं ये दोनों। ये बात उसने सोशल मीडिया पर कई जगह लिखी है। उसके लैपटॉप की जांच में जिन्ना की बातें मिली, जिन्हें भारत के आम लोग खलनायक की तरह देखते हैं। दिल्ली दंगों से पहले उसका एक भाषण सामने आया था जिसमें वो असम को देश से काटने की बात कह रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह शर्जील उस्मानी नाम के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुत्व को जला दो और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा है, बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील उस्मानी को इसी साल 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों में हिंसा के मामले में वो आरोपी था। अब सवाल यह है कि देश क्या कानून और संविधान से नहीं बल्कि धमकी से चलेगा? शर्जील उस्मानी आतंकवादी मसूद अजहर की भाषा बोल रहा है। देश के ऑनलाइन जिहादियों पर कब कार्रवाई होगी? CAA NRC विरोध के नाम पर शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। क्या फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की यह साजिश हो रही है? DNA में कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने कैसे राम मंदिर को तोड़ने की बात कही है। यानी भारत में रह रहे शर्जील उस्मानी और पाकिस्तान में छिपे मसूद अजहर की सोच एक जैसी है। दोनों का आदर्श एक ही है और वो है बाबर। और वो ये लोग बाबर की तरह ही अब राम मंदिर को तोड़ना चाहते हैं एक बार फिर से। 1528 के आसपास बाबर ने ही अयोध्या में श्री राम मंदिर को नष्ट करवाया था, और आज मसूद अजहर या शर्जील उस्मानी जैसा कोई कट्टरपंथी एक बार फिर मंदिर निर्माण को रोकने की बात कर रहा है। वो यही काम दोबारा करना चाहते हैं जो बाबर ने 5 साल पहले किया था। भारत हो या पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई भी दूसरा हिस्सा, इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए हमेशा से इस्लामी हमलावर ही आदर्श रहे हैं। उन्हें बाबर और जिन्ना हमेशा याद रहते हैं। मुगल शासक बाबर का अगर इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में सिकंदर लोदी को हराया था। उसके बाद उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यानी बाबर को भारत में एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वही बाबर आजकल के कुछ छात्रों का आदर्श बना हुआ है। जिन लोगों ने, जिन अदालतों ने इन छात्रों को बेल दी है, जमानत पर छोड़ा है,
आज अगर वो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ लें तो शायद वो अदालतें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो जाएं। इन कट्टरपंथियों को कभी संत कबीरदास या उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब पसंद नहीं आते। मिर्जा गालिब आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। मिर्जा गालिब की शायरी और गजलें आज भी लोग पढ़ते हैं और मिर्जा गालिब ने ही कहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यानी शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को जिस जन्नत का हवाला देकर मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उन्हें मिर्जा गालिब की ये बात कभी पसंद नहीं आ सकती। जब गालिब ने ये बातें लिखी होंगी उस वक्त आतंकवाद शायद नहीं था, लेकिन आज के दौर में गालिब की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको चीन के बारे में बताएंगे, क्योंकि चीन ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन जो दो कंपनियां उस वैक्सीन को बना रही हैं वो दोनों कंपनियां ऐसी हैं जिन पर इससे पहले भ्रष्टाचार के और नकली दवाइयां बनाने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है,
मेरे लोग हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, और अब हम आपको चीन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, अब वही चीन दुनिया को इसकी दवा भी दे रहा है। चीन ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और चीन का यह भी दावा है कि उसने एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बना ली है। चीन के मुताबिक उसकी 2 कंपनियां, एक का नाम है सिनोफार्म और दूसरी का नाम है सिनोवैक। ये 2 कंपनियों की वैक्सीन के ट्रायल पूरे होने वाले हैं और इसी वर्ष नवंबर महीने में वैक्सीन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी, यानी कुछ ही महीनों में। जब भी आप किसी चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहला ख्याल जो आपके मन में आता है वो ये कि चाइना में बना हुआ ये सामान बहुत सस्ता होगा, और दूसरा आपके मन में ये ख्याल आता है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी खराब हो सकता है। और जितने भी लोग मेड इन चाइना सामान लेते हैं वो इन्हीं 2 कारणों से लेते हैं। एक तो इसलिए लेते हैं क्योंकि सस्ता है, और दूसरा इस मानसिकता के साथ लेते हैं कि जितना चलेगा उतना ठीक, और ये सामान कभी भी खराब हो सकता है। सस्ते के चक्कर में आपने कई बार चाइनीज सामान ऐसे ही खरीद लिए होंगे, लेकिन यहां बात सामान खरीदने की नहीं हो रही, जिंदगियां बचाने की हो रही है। अब एक बार आप खुद से पूछे कि अगर आपको चीन की वैक्सीन मिल जाए तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? अपने शरीर में उस वैक्सीन को डालना चाहेंगे? जाहिर है, मेड इन चाइना खिलौने या फोन खरीदने और मेड इन चाइना वैक्सीन खरीदने में बहुत बड़ा अंतर है। खिलौनों तक तो ठीक है, फोन भी ठीक है, लेकिन वैक्सीन ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यहां आपका जीवन दांव पर लगा है। वैसे तो भारत ने अभी तक चीन की वैक्सीन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, भारत खरीदेगा भी नहीं। लेकिन इससे पहले आप सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वाले फेर में पड़ें, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं वो कंपनियां खुद भी कितनी विश्वसनीय हैं। चीन में वैक्सीन बना रही ये दोनों कंपनियों पर खुद वहां के लोगों का भरोसा नहीं है। इन दोनों कंपनियों की साख सवालों के घेरे में है। एक वैक्सीन चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ग्रुप बना रही है और इस ग्रुप की संस्था द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वैक्सीन टेस्टिंग दूसरे चरण में चल रही है। वर्ष 2018 में इस कंपनी पर लाखों बच्चों को डिप्थेरिया, टेटनस और खांसी की घटिया वैक्सीन देने के घोटाले में शामिल होने का आरोप लग चुका है। इस कंपनी के खिलाफ चीन में 2 बार अदालतों में मुकदमा भी चला है, जिनमें अदालतों ने पीड़ितों को $71,500 हर्जाना देने का आदेश दिया था इन कंपनियों को। चीन की एक और कंपनी जिसका नाम सिनोवैक है, वो भी वैक्सीन बना रही है। सिनोवैक पर दवा को मंजूरी देने वाले विभाग के अधिकारियों को $50,000 की रिश्वत देने का आरोप है। 2002 से 2014 के बीच इस कंपनी ने अपनी दवाओं के लाइसेंस ऐसे ही रिश्वत देकर हासिल किए थे। जिस वैक्सीन का ट्रायल अभी पूरा भी नहीं हुआ, चीन अभी से इस वैक्सीन को कई गरीब देशों को बेचने का दावा कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब चीन ने दुनिया के कई देशों को पीपीई और टेस्टिंग किट बहुत ऊंचे दामों पर बेचे थे और ये सब घटिया साबित हुए थे। कई देशों ने तो वापस भी कर दिए थे। लेकिन चीन अब भी सुधरने को तैयार नहीं है और कोरोना वायरस के बहाने कमाई की कोशिश में जुटा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशंस से बिल गेट्स तक सभी अगले वर्ष वैक्सीन के आने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चीन की वैक्सीन के दावे पर किसी ने संज्ञान लेना भी अभी तक जरूरी नहीं समझा है।
वैक्सीन बनाने की रेस में दुनिया की लगभग 150 कंपनियां इस समय लगी हैं, लेकिन चीन इकलौता देश है जो वैक्सीन बनाने से पहले ही उसे बेचना शुरू कर चुका है। चीन के दावे के मुताबिक उसने फिलीपींस को कोरोना वायरस की वैक्सीन बेचने की डील कर ली है। फिलीपींस और चीन के बीच लंबे समय से साउथ चाइना सी का विवाद चल रहा है। फिलीपींस के 3 द्वीपों पर चीन अपना कब्जा जताता रहा है, लेकिन फिर भी चीन ने यह दावा किया है कि फिलीपींस चीन की वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हो गया है। कोरोना की वैक्सीन के नाम पर चीन ने कर्ज का खेल भी शुरू कर दिया है, जिसे दुनिया में डेट डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, और चीन इसके लिए बदनाम है। चीन ने घोषणा की है कि वो वैक्सीन खरीदने के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन नेशंस को $1 बिलियन का लोन देगा। चीन ने बांग्लादेश से वादा किया है कि वो बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज मुफ्त देगा, लेकिन चीन कभी भी मुफ्त का सौदा नहीं करता। बांग्लादेश बदले में चीन की सिनोवैक कंपनी को अपने यहां वैक्सीन ट्रायल की अनुमति देगा। चीन की दूसरी कंपनी सिनोफार्म ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक टीम भेजी है, जो वहां वैक्सीन के ट्रायल के लिए 6000 वॉलंटियर्स तैयार करेगी। इंडोनेशिया भी चाहता है कि चीन की वैक्सीन उसके देश को मिल जाए। फिलीपींस और इंडोनेशिया को कोरोना की वैक्सीन देने के पीछे चीन की मंशा यह है कि वो वैक्सीन के एहसान तले विवादों को दबाए रखे और ये दोनों देश चीन के लिए चुनौती न बने। चीन क्वांटिटी यानी थोक में सामान बनाना तो जानता है, लेकिन क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं रखता। भरोसे की कसौटी पर न कभी चीन की सेना और सरकार खरी उतरी है और न ही चीन का सामान। ऐसे में जीवन देने वाली वैक्सीन पर अगर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा हो तो उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा। आपको याद होगा, जी न्यूज पर हमने मेड इन चाइना कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने आपसे चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। इस मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिला था। इस मुहिम से 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े थे। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुफ्त में कोरोना वायरस बांटने वाला चीन मुफ्त में वैक्सीन दे भी दे तो भी इसके बारे में सोचना बेकार है। चीन ने दुनिया को दिया कोरोना वायरस। अब चीन कर रहा है वैक्सीन बनाने का दावा। इस चाइनीज दावे पर कितना यकीन करेंगे आप? कोरोना महामारी को शुरू हुए 9 महीने हो चुके हैं। जिन देशों में वैक्सीन की खोज पर काम चल रहा है, वहां के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वर्ष 2021 से पहले वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। यानी वैक्सीन के लिए कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब संभावनाओं के विपरीत चीन कह रहा है कि उसकी वैक्सीन 2 महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। चीन तो जुलाई से अपने देश में कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा भी कर रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में चीन पूरे विश्व में खराब टेस्ट किट और पीपीई सेट बेचने के लिए बदनाम रहा है। अब चीन अपनी वैक्सीन को दुनिया में बेचना चाहता है। चीन में वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज पर खुद वहां के लोगों का भरोसा नहीं है। चीन का दावा है कि ट्रायल जारी रहते हुए ही उसने वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। चीन का दावा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और सेना के जवानों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन की डोज ले रहे लोगों का डेटा गोपनीय रखा गया है। लेकिन चीन में वैक्सीन बना रही दोनों कंपनियां खराब प्रोडक्ट्स बनाने के आरोपों से घिरी हुई हैं। वैक्सीन पर चीन की जल्दबाजी भी शंका को और बढ़ाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई महीने में ही घोषणा कर दी थी कि विकासशील देशों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि मई में वैक्सीन तैयार भी नहीं हुई थी। इसे आप चीन की प्रोपोगेंडा वाली मार्केटिंग भी कह सकते हैं। हालांकि चीन का दावा है कि फिलीपींस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक मेड इन चाइना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। लेकिन चीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो साख है वो सस्ते सामान वाली है, टिकाऊ और भरोसेमंद सामान वाली नहीं। ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन पर चर्चा तक नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम आपका ध्यान 2 महत्वपूर्ण बातों पर दिलाना चाहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश इस साल अक्टूबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगा, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, इसलिए वहां पर भी कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ एक स्टडी आई है, वो ये कहती है कि दुनिया भर के अमीर देशों ने इस वैक्सीन के 50% ऑर्डर पहले ही रिजर्व कर लिए हैं। यानी वैक्सीन जब भी बने, जो ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन बन रही है
ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, उसका आधा स्टॉक पहले ही इन अमीर देशों को मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने पहले ही एडवांस बुकिंग करा ली है। इसे हम एक तरह का वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे देशों के बीच में वैक्सीन के लिए कोई होड़ लगी हुई है। एक समय था जब देशों के बीच चंद्रमा पर जाने और न्यूक्लियर बम बनाने जैसी होड़ लगा करती थी, वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई होती थी। कोरोना वायरस ने दुनिया को एक बार फिर उसी स्थिति में ला दिया है जब कोई देश पूरी मानवता के कल्याण से पहले अपने देश के लोगों के भले की सोच रहा है। और अब आखिर में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर दिखाना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंदर इंसानों के पूर्वज थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इंसान का स्वरूप बदलता चला गया, लेकिन बंदर और इंसान का कनेक्शन अक्सर सामने आता रहता है। एक बंदर की इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो ने यह बताया है कि बंदर इंसानी आदतों के कितना करीब होते हैं। ये जो तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खुद बंदर द्वारा बनाया गया वीडियो है और ये उसने एक मोबाइल फोन से बनाया है। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो सुनिए। मलेशिया में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे अपने फोन में बंदरों की सेल्फी और वीडियो मिले हैं। कुछ दिन पहले एक बंदर इस व्यक्ति के फोन को लेकर भाग गया था। 2 दिन बाद उस व्यक्ति को अपना फोन अपने ही घर के पास एक जंगल में पड़ा हुआ मिला। मलेशिया के इस व्यक्ति ने जब अपने फोन को चेक किया तो पता चला कि उसमें बंदर ने अपनी कई सेल्फी ली हुई हैं। इनमें से कुछ वीडियोस भी थे। फोन में एक वीडियो ऐसा भी था, एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें बंदर फोन को चबाते हुए दिख रहा है। मोबाइल फोन गैलरी की भाषा में कहें तो बंदर ने अपनी कोशिशों से स्लो मोशन, टाइम लैप्स और पोर्ट्रेट मोड में भी अपनी तस्वीरें और वीडियोस बना लिए थे। इस तस्वीर को विश्लेषण की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को देखकर मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और पूरी दुनिया के लोग इस समय सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों का मजा ले रहे हैं। यानी बंदर ने ये जो फोन इस आदमी से छीना था, इससे इस बंदर ने अपने वीडियोस भी बना लिए और अपनी सेल्फी भी खींच ली। और ये सारे वीडियो और ये सेल्फी उस आदमी को बाद में अपने फोन में मिले और फिर उस व्यक्ति ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब तक ट्विटर पर इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि जिस ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट हुआ है उसके फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 600 के आसपास है। फिर भी 3 लाख लोग इसे अब तक देख चुके हैं। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस रियासत ने 15 अगस्त 1947 को खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां,
बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ,
राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत,
देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 1976 में आज ही के दिन अपने पहले स्पेस शटल का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया था। द एंटरप्राइज नाम के इस शटल में इंजन्स नहीं थे और न ही इसमें तेज गर्मी से बचाव के लिए किसी तरह की हीट शील्ड थी। इसे सिर्फ वायुमंडल में परीक्षण करने के लिए बनाया गया था, यानी स्पेस शटल कहे जाने के बावजूद ये अंतरिक्ष में जा नहीं सकता था। टेलीविजन सीरीज स्टार ट्रेक के फैंस की मांग पर इस शटल का नाम द एंटरप्राइज रखा गया था, क्योंकि इस टीवी सीरीज में जो काल्पनिक अंतरिक्ष यान दिखाया गया था उसका नाम यूएसएस एंटरप्राइज था। वर्ष 1915 में आज ही के दिन मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में सिनेमा के पोस्टर्स बनाए थे और फिर खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में भी काम किया, लेकिन हुसैन ने तब भी पेंटिंग का काम नहीं छोड़ा। वर्ष 1952 में ज्यूरिक में उनके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी। वर्ष 1971 में स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के साथ हुसैन को वहां के एक समारोह में निमंत्रण मिला और इसके बाद हुसैन दुनिया भर में मशहूर हो गए। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है और उनकी मशहूर पेंटिंग स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस को वर्ष 2011 में न्यूयॉर्क में लगभग 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उन्होंने गजगामिनी और मीनाक्षी जैसी फिल्में भी बनाई थीं और वर्ष 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग्स की वजह से हुसैन कई बार विवादों में रहे। बाद में वो भारत छोड़कर कतर चले गए और वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली। हालांकि उनकी मौत लंदन में वर्ष 2011 में हुई थी। और वर्ष 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। भारत की आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। निजाम ने भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का विलय प्रस्ताव ठुकराते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित भी कर दिया था। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिलाने का अभियान शुरू किया और इसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद के वित्त मंत्री ने करीब 10 लाख पाउंड यानी उस समय लगभग 9 करोड़ रुपए पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। अब वो रकम बढ़कर 350 लाख पाउंड यानी 3 अरब रुपए से ज्यादा हो चुकी है। निजाम के वंशज पाकिस्तान से अपना पैसा वापस लेने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।